मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं अपनी बात रखें। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। जो डिमांड करे उसी को पर्ची देना। हाँ, उसी को देते हैं। ये सबको बांट रहे हैं। नहीं, उसको नहीं। प्लीज माननीय सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे माननीय सर, प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे। रुको, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। मतदान नाउ डिवीजन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की कवायद के तौर पर संसद में ONOE यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पेश कर दिया गया। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल पेश किया। बिल को पेश करने के साथ ही विपक्ष का हंगामा शुरू हुआ और नौबत वोटिंग की आ गई। पहली दफा सदन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो वोट पड़े उस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और फिर पर्ची से चुनाव हुआ। लेकिन इसके बाद बिल के पक्ष में वोट बढ़ गए। सरकार इस बिल के फायदे गिना रही है तो विपक्ष को इस बिल में कई खामियां नजर आती हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको कुछ अहम जानकारियां हम देना चाहते हैं। ONOE यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में तर्क क्या है? देश में एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा, यह सत्ता पक्ष का कहना है। अन्यथा हमेशा देश में चुनाव होते रहते हैं। हर समय चुनाव होने पर सरकार पर बोझ बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा सरकार का पक्ष है राजनीतिक दलों को भी कम खर्च करना पड़ेगा। कई बार चुनाव होने से अनिश्चितता की स्थिति बनती है। बार बार चुनाव से व्यापार और निवेश प्रभावित होता है। बार बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी प्रभावित होती है। कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की चुनाव ड्यूटी लगाई जाती है। आचार संहिता लागू होने से कई बार जनता कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में परेशानी होती है, जिसका जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। बार बार चुनाव होने से मतदाताओं में उत्साह कम होता है। यह सरकार का पक्ष है। अब आपको बताते हैं बिल पेश होने का प्रोसेस क्या है। मंगलवार को ONOE बिल लोकसभा में पेश हुआ। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। ONOE बिल जेपीसी के पास भेजा जाएगा। इसके लिए जेपीसी की कमेटी का गठन होगा। कमेटी में विभिन्न दलों के सांसद होते हैं। जेपीसी सभी दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। सभी दलों से बिल पर सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद जेपीसी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगा। अप्रूव होने के बाद विधेयक संसद लाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों से पास करना होगा विधेयक को और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए यह बिल भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद फिर यह बिल कानून कहलाएगा। अब आपको बताते हैं कि सरकार गिरने पर क्या होगा। अगर किसी राज्य में कोई विधानसभा है या लोकसभा में कोई सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है, वो गिर जाती है तो फिर क्या होगा। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक में कई प्रावधान सरकार गिरने पर दिए गए हैं। मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। नई विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा, सिर्फ अगले लोकसभा चुनाव तक ही उसका कार्यकाल होगा। चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से ही हों। ईवीएम और वीवीपैट का इंतजाम भी पहले से ही करना होगा। अब आपको बताते हैं कि देश में कब कब ऐसा हुआ है जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। भारत में पहली बार 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। 489 लोकसभा सीटों के लिए 17 करोड़ वोटर थे। लोकसभा के साथ साथ 22 राज्यों के भी चुनाव हुए थे और चुनाव की पूरी प्रक्रिया करीब 6 महीने तक चली थी। आज भारत में वोटर्स की संख्या लगभग 100 करोड़ पहुंच गई है। 1957, उसके बाद 1962 और फिर 1967 में भी एक साथ चुनाव हुए थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। उस दौरान भी कुछ राज्यों में अलग से चुनाव हुए थे।
साल 1955 में आंध्र प्रदेश में चुनाव अलग से कराने पड़े। 1960-65 में केरल के चुनाव, 1961 में ओडिशा में अलग चुनाव हुए। 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं जल्दी भंग हो गई थी अन्य अन्य कारणों से। 1972 में लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने पड़े थे। लोकसभा और विधानसभा चुनावों का चक्र इसी के बाद से अलग अलग हो गया। 1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव का प्रस्ताव दिया था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को यह प्रस्ताव दिया गया था। तो ये वो तमाम जानकारियां थी जो हमने आपको दी और हमने आपको बताया कि ये कब ऐसा देश में ऐसा पहला हो चुका है। 4 बार के चुनाव यानी आजादी के जस्ट बाद अगर आप बात करें 52, 57, 62 और 67, 1967, ये तब का मौका है जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। अब जब ONOE बिल पेश कर दिया गया है, सरकार इसके फायदे गिना रही है, विन विन सिचुएशन बता रही है, तो विपक्ष इस पर विरोध जता रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व अधिकारी चुनाव आयोग के डॉक्टर मोहम्मद आसिम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जल्दी बीजेपी की तरफ से भी हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा जब भी कोई चीज होती है तो उस पर दावा आपत्तियां मंगाई जाती हैं, तो कांग्रेस को इस पर क्या आपत्ति जरा पता कर लेता हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, बीजेपी के पास भर भर के पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं कि खर्चा कम होगा, लोगों में उत्साह बढ़ेगा, एक साथ देश की राय आएगी, हर वक्त आचार संहिता लगी रहती है। विपक्ष के क्या तर्क है? विपक्ष क्यों नहीं चाहता कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हो? देखिए, ये तो आपने स्वयं बताया कि पहले ये चुनाव होते रहे एक साथ। उन चुनावों में कोई जो है व्यवहारिक त्रुटियां मिलती थी, व्यवहारिक परेशानियां आती थी। इसीलिए तो जो है अलग अलग चुनाव जो है अपने समय के अनुसार, अपने कार्यकाल के हिसाब से चुनाव होने शुरू हुए। और जो ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट है उसको बरकरार रखने के लिए भी ये जरूरी है। क्या कानून 2 हो सकते हैं कि एक विधानसभा जो है 5 साल चलेगी और दूसरी विधानसभा 3 साल चलेगी? ये जो है इसको किस तरह से निर्धारण इसका तो होगा? क्या भूपेंद्र जी ये केवल एक बार नहीं होगा? सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए जी। इस विसंगति का जो है क्या इसमें इलाज है? दूसरी चीज ये है कि जो ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट है, क्या राज्यों के जो चुनाव आयोग हैं वो सारे भंग कर दिए जाएंगे जो राज्य स्तरीय चुनाव करवाते हैं? उसमें आपके नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर निगम, आपके जो है सहकारी समितियां, पंचायत, सबके चुनाव होते हैं। तो इन चुनाव को कराने के लिए आपके पास क्या अमला है केंद्र सरकार के पास? केंद्र सरकार ने ये जो शगुफा छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है कि वो जो है देश की जो आज नेशनल एक जो कहना चाहिए कि एक करंट डिबेट चल रही है, उस डिबेट को मोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि इस में ये भी लिखा हुआ है कि पहली जो पार्लियामेंट होगी, फर्स्ट पार्लियामेंट, वो इसको जो है लागू करेगी। इसका मतलब फर्स्ट पार्लियामेंट अब इसके बाद कब आनी है? 29 में। तो 29 की जब पार्लियामेंट इसे लागू करेगी तो ये 2034 के लिए चुनाव जो होंगे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो 2034 की जो तैयारी है वो इतनी हड़बड़ी में आज से हो रही। इसका सवाल का जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए कि जो उतावली है, इस उतावली के पीछे कारण क्या है? और आप जो है आज पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट चल रही है, राज्यसभा में डिबेट शुरू हुई है, इस डिबेट के बीच में ये जुमला, ये शगुफा छोड़ने की जो है आवश्यकता क्या है? इसकी अपरिहार्यता क्या है? तुरंत इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ठीक, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। भूपेंद्र जी, राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, राजपाल सिसोदिया साहब। राजपाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी में। राजपाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये, भूपेंद्र जी अकेले नहीं है, टीएमसी की तरफ से भी ये एक सवाल आया, उनकी एक चिंता है। और आसिम साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। आसिम साहब, 1 मिनट। राजपाल जी, मोहम्मद अमीन, सॉरी मैं समझा नहीं सर। मेरा नाम करेक्ट करिए, मोहम्मद अमीन जी। मैं ठीक कराता हूं सर, और माफी चाहता हूं इसके लिए, अपनी टीम से कहता हूं कि आपका नाम उसको ठीक कर दें। राजपाल जी, देखिए, ये भूपेंद्र जी अकेले नहीं कह रहे हैं, टीएमसी की तरफ से भी ये एक बात आई थी और उन्होंने कहा था कि केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये इतना बड़ा लाव लश्कर है, इतनी हड़बड़ी है, इतनी जल्दबाजी है। देश के नागरिकों के मन में जो बात है, जिस बात को लेकर माननीय पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में एक गठन होता है,
इस समिति का, और वो समिति सिफारिशें करती है। 2024 के आम चुनाव में जब हम चुनाव में जाते हैं तो हमारे मैनिफेस्टो में ये बात लिखते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इस देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे, और उसके बाद में देश की जनता हमको मैंडेट देती है। इसका अर्थ ये होता है कि देश की जनता भी ये चाहती है कि हमारे माध्यम से देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन फार्मूला लागू हो और एक राष्ट्र में एक चुनाव हो। और उसी के ऊपर जो हमने कहा उसको करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता का परिचय दिया। अब एक आदमी की महत्वाकांक्षा कांग्रेस को दिख सकती है क्योंकि उनके यहाँ एक ही आदमी कांग्रेस को चलाता है, ये भारतीय जनता पार्टी है। हमने पूरा रचनात्मक तरीके से पूरे काम को करने का काम किया है। हमने जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की कमेटी गठित करने का काम किया है। साल भर उस कमेटी ने काम किया है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जैसे एक विद्वान व्यक्ति ने इस पूरे काम को अंजाम देने का काम किया है। उसके बाद में वो सारी सिफारिशें लागू होने के बाद में लोकसभा में व्यापक उस पर चर्चा हुई है। चर्चा के बाद बिल पास हुआ है और बिल सविरोध पास हुआ है, जिसमें सदन के अंदर भी कांग्रेस सहित विपक्ष के टीएमसी इत्यादि ने विरोध किया है। जब सविरोध कोई बहुमत के साथ पारित होता है बिल, तो वह जनता के मन की बात होती है। निश्चित तौर पर लगातार चुनाव होने से कहीं न कहीं विकास कार्य सहित धन का अपव्यय होने का काम होता था, तो उसको रोकने के लिए एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने लेने का काम किया है, जो कि स्वागत योग्य है। आगे चल के आप देखेंगे कि आज का ये जो निर्णय है, ये भारत के लोकतंत्र में, भारत के प्रजातंत्र में एक ऐसा नींव का पत्थर साबित होगा जिससे कहीं न कहीं इस पूरे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये और मजबूत होगा। ये राष्ट्र के हित का निर्णय है। इस पे सर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मन के हित का निर्णय है। लेकिन जब एक सवाल चुनाव आयोग उसकी शक्तियों को लेकर उठ रहा है, तो मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, ये भी विपक्ष कह रहा है कि अगर ऐसा होता है और ये बिल कानून की शक्ल लेता है तो चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां मिलेंगी और राज्यों के अधिकार और क्षेत्रीय दल, उन पर इसका असर पड़ेगा। देखिए शेख साहब, सवाल इस बात का है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो देश की संवैधानिक संस्था है। इस पे कोई ये नया काम नहीं है जो आज अपोजिशन में कांग्रेस है और दूसरे दल है वो उसको उंगली उठा रहे हैं। ये जो हमारे सज्जन पुरुष बैठे हैं, इनको विद्वान है, इनको पता होगा कि जी.वी. सेमन ने भी, जो मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा के एमपी थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी इलेक्शन कमीशन के और ईवीएम और सभी चीजों के बारे में क्रिटिसाइज किया था। उसको माननीय आडवाणी जी ने जो है उसको विमोचन किया था उस बुक का। देखिए, कभी भी किसी ने विश्वास इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिताया नहीं है। जब वो शुरू हुई ईवीएम, उस वक्त 2009 था और 9 में जब आई तो उस पर बीजेपी पावर में नहीं थी, बीजेपी ने अपना विरोध जताया और कहा ये बेईमानी है या जो भी है, जो भी कहा। और आज वो कांग्रेस काम कर रही है कि अब इस बात को कि बैलेट पे जाइए। अब जहां तक सवाल इस बात का इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन को कोई भी कुछ कहे, उससे इलेक्शन कमीशन की साख पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव कराती है। उसके सिग्नेचर के हुए जितने माननीय बैठे हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सब असेंबली और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उसी के सिग्नेचर से बैठते हैं और सरकारें क्लियर कट चुनी जाती हैं और किसी से कोई लेना देना नहीं होता, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है। सवाल यहाँ इस बात का है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, इसमें कोई इलेक्शन कमीशन की अलग से पावर नहीं बढ़ेगी। पहले भी होता था, जब भी आपने बताया स्टार्टिंग रिमार्क में कि 51-52 से शुरू हुए और 67 तक हुए। और देखिए, ये जो सरकार थी, ये गिराए जाने का क्या तरीका, 356 आर्टिकल जो है वो लगा के स्टेट की सरकारें नाजायज तरीके से गिराई गई। इवन यहाँ तक हुआ कि 1970 में मिड टर्म पोल कराया गया पार्लियामेंट का भी। आप देखिए, इसमें कुछ नहीं होना है, इसमें सब चीज जो फायदे की बात है वो तो एक ही है कि जो पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा तो उसमें असेंबली के और पार्लियामेंट के एक साथ चुनाव होंगे और लोकल बॉडीज के एक होंगे। उसमें क्या होना है सिर्फ कि जो हमारे अभी 55,000 ईवीएम्स हैं, वो 55 लाख ईवीएम्स हैं, उसकी जगह हमारी 1.5 करोड़ ईवीएम हो जाएंगी, वीवीपैट हो जाएगी। उनका प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। रही बात स्टाफ की, तो स्टाफ वही है जो पार्लियामेंट का कराता है पूरे देश में। उसमें एक ही पोलिंग स्टेशन होगा, एक ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक ही हमारी सिक्योरिटी। मेरा आपसे एक सवाल है सर, ये बाकी चीजें हैं, ये भी मेरे जहन में ये भी था कि देखिए स्टाफ वही रहेगा,
सुरक्षा बल भी वही रहेंगे, बस ईवीएम की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक एक बूथ पर हमें 2-2, 3-3 ईवीएम का इस्तेमाल करना पड़ता है एक चुनाव में, और ऐसे में जब विधानसभा लोकसभा दोनों के चुनाव होंगे तो हमें ईवीएम बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि अब हर व्यक्ति को आपको दुगुना तिगुना वक्त वोटिंग के लिए देना पड़ेगा, तो क्या एक दिन में आप चुनाव कराने में सक्षम हैं, या चुनाव 2-3 दिन खींचेगा, वोटिंग खींचेगी? नहीं, अब चूंकि देखिए ना, अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें टाइम तो लगता है, 17 सेकंड का एक वोट पड़ता है। जब उसको बैलेट को दबाते हैं उसके बाद ये जाता है, तो ये वोट देने के लिए वहां पे जब बटन दबाएगा तो उसके बाद वीवीपैट में आता है। 17 सेकंड का मामला है ये, वो बैलेट का मामला नहीं है जो पेपर पे आप ठप्पा मारा और चले आए। इसमें समय तो लगेगा ही लगेगा। अब जितना भी समय लगे, अब जो सरकारें चाहेंगे, लेकिन ये आज की डेट नहीं है, ये जाके 2034-35 की बात कर रहे हैं, उससे पहले होने वाला नहीं है। कम से कम 10 साल चाहिए, क्योंकि इसमें परिसीमन होगा, इसमें बहुत सी सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, रिजर्वेशन होगा सीटों का, उसमें SC ST का जो रिजर्वेशन है सीटों का वो भी होगा, यानी एक बहुत बड़ा काम है इसमें। और अभी तो सबसे बड़ी बात ये है, आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी जेपीसी को गया, जेपीसी के बाद पार्लियामेंट में आएगा, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएगा, फिर स्टेट की असेंबलीज में भी जाएगा, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कमेंडमेंट करना पड़ेगा, 82 में, 83 में और 172 में, तीनों में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। और ये जो कहना है आसानी से, ये बहुत आसानी लगता है कहने में, लेकिन करने के लिए पूरे कम से कम 1 दशक लग जाएंगे इसको पूरा करने में। आप देख लिए वुमेन बिल्स का क्या हुआ, जो वुमेन बिल था वो भी अभी नहीं आ रहा है, उसका अगर पास भी कर लिया उसका भी कोई लागू नहीं किया गया। ये सब जो बात हो रही है, ये सिर्फ अभी बात हो रही है, पाइपलाइन में है, कहां तक जाएगी और कब तक जाएगी और कब तक होगा, देखेंगे सर, इंतजार करेंगे उसके लिए। मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ के शर्मा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, देखिए, बीजेपी के अपने तर्क, कांग्रेस की अपनी दलील, और ये मुद्दा आज का नहीं, आने वाले 5 दिन, 10 दिन, 1 साल का नहीं है, ये बात हो रही है 10 साल बाद की जब होगा। ONOE, इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, कई देशों में ये चीज चल रही है, अलग अलग सूरतों में, अलग अलग शर्तों के साथ। भारत में इसे कितना प्रासंगिक, कितना फायदेमंद आप मानते हैं? आपको लगता है कि नहीं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं उस देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 1 अरब से ज्यादा वोटर हैं? सबसे पहले तो मैं आसिफ जी ये बता दूं कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश के लिए जितना बेनिफिट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, और देश सर्वोपरि है, और देश के लिए ये सबसे बेस्ट चीज होगा। और देश पहले भी 1957 में, 1952 में, 1962 में और 1967 में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है, और कांग्रेस के जमाने में ही हुआ है। ये बात तो तय है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे टाइम बचेगा, मनी बचेगा, और इसमें बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन कोई भी चीज हमेशा जो है ना, हमेशा कुछ अच्छा कॉन्स नहीं के साथ आती है, और उसमें कहीं ना कहीं निगेटिव चीज होती है। क्या? सबसे ज्यादा करप्शन। सबसे ज्यादा क्या होगा? आपने 5 चुनाव अभी देखा, आपने अभी लोक चुनाव आयोग ने जो 5 चुनाव कराए, उसका चुनाव का जो लंबा जो पीरियड देखा, 5 स्टेट के चुनाव में जो आपने देखा कि उसमें 3 से 2 महीने से वो परेशान थे, और जितना गैप दिया गया, ये करप्शन को बढ़ावा देता है। कहीं ना कहीं आपके अभी जो देश के पास जो तंत्र होना चाहिए, जो उसके साथ मंत्र होना चाहिए, जो उसके साथ संसाधन होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम है। 5 इलेक्शन में जो ईवीएम मशीन, वीवीपैट से लेकर जितनी भी सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं देश के लिए कम है, और हमेशा एक रिस्क बना होता है वन पार्टी के लिए, और जो डोमिनेट करता है, जिसकी सत्ता होती है, वो डोमिनेट करता है दूसरी पार्टियों पे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में जिसकी सत्ता होगी वो कहीं ना कहीं पावरफुल होगी, और वो अपने ये चिंता वाजिब है। के शर्मा सर, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और चाहूंगा, उसके बाद मुझे फिर से अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाना है। के शर्मा सर, कांग्रेस की आपत्ति या विपक्ष की यह आपत्ति कि छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी या उन्हें नुकसान होगा, कितना आपको तार्किक लगता है? तब जबकि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ ही हम भी कई देशों की तरह 2 पार्टी सिस्टम या मेजर पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे राजनीतिक दल विधानसभा में ताकत लगाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और कुछ वोट ले जाते हैं। ये सही है कि यदि ये चुनाव, यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो कम से कम जितने भी छोटे पार्टियां वो खत्म हो जाएगी, और छोटियां पार्टियां ही देश के विकास में हमेशा अरंगा लड़ाती है,
और उसका खत्म होना बहुत ही जरूरी है। नहीं, लेकिन सर लोकतंत्र की तो यही भावना है कि जो जहां से जितनी बार चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकता है। मैं जरा इस पर पूछ लेता हूं। हमारे साथ राजपाल सिंह जी हैं। राजपाल सर, यही बात जो अभी भी के शर्मा सर से बात हुई, छोटी पार्टियां, उन्हें लोकतंत्र, उन्हें संविधान इजाजत देता है चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों की भी यही आपत्ति है कि छोटे क्षेत्रीय दल इससे खत्म हो सकते हैं, इस सिस्टम से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा में बहुत स्पष्ट है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करते हैं और उसको लागू करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, संधारण करते हैं और उनको जो है संरक्षण देने का काम करते हैं। उसी के तहत हमने ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी एक सच्ची जो है कहीं ना कहीं हमारी जो है कर्तव्य है, सच्चा कर्तव्य है, जिसको हम लेके आए हैं। और ये जो कहना कि इससे ये हो जाए, वो ये सब काल्पनिक बातें हैं, मात्र कल्पनाओं में भी ये बातें चल रही है। वास्तविक में, यथार्थ में तो जिस प्रकार से अभी विद्वान लोग कह रहे थे कि संविधान में संशोधन होगा, 82 धारा, 83 धारा, 172 संविधान अनुच्छेद में संशोधन होगा, मैं तो इससे आगे बढ़ के कहता हूँ और भी संशोधन होंगे। 324 में भी इसमें संशोधन करना पड़ेगा, 327 में भी करना पड़ेगा, और ये सारे संशोधन होके कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से लागू होने का काम होगा। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा क्रांति है ये इस क्षेत्र के अंदर, चुनावी क्षेत्र के अंदर। तो निश्चित तौर पर इसमें जो जो भी संशोधन आवश्यक होंगे वो होंगे। अभी जेपीसी में है, उसके बाद में सदन में आएगा, पर हमारा नीति स्पष्ट है, हमारा मान्यता बहुत स्पष्ट है। हमारी मान्यता हम सबको साथ में लेके सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। इस उद्देश्य के, इस संशोधन के पीछे या इस बिल को लाने के पीछे कतई हमारा ये हिडन अमीन सर, एक मिनट में आ रहा हूं। छोटी पार्टियों को निरस्त करना चाह रहे हैं या उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। छोटी पार्टियां अपने स्थान पे है, बड़ी पार्टियां अपने स्थान पर है। हम तो देश के संवैधानिक चुनाव की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करके जो विसंगति आ रही है, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। और हम ऐसे नहीं कि अचानक से आज बोल दिया और कर दिया। हम बाकायदा इस मुद्दे को लेकर जनता की अदालत में गए, चुनाव में गए, और चुनाव में इस बात पे हमको मैंडेट मिलने का काम हुआ है कि हम अगर चुनाव में जीतने के बाद सरकार में आएंगे तो हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे। राजपाल जी, आता हूं आपके पास। एक मिनट सर। भूपेंद्र जी, जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कितनी डिबेट्स में, कितने सालों से जब मैं बैठा आपके साथ, तो उन तमाम सवालों के एक जवाब में आप कहते हैं और तमाम बाकी कांग्रेस नेता कहते हैं कि कमलनाथ की सरकार 15 महीने की थी, उसमें से वो आचार संहिता के महीने निकल गए। सोचिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो वो 15 के 15 महीने आपको काम करने का मौका मिलता। आपके सरकार के दौरान लोकसभा चुनाव आ गए थे और आप उसी टेनर को घटाते हैं कि चुनाव आचार संहिता लग गई थी, इन 3 महीनों में हमें काम करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये तो आपको काम करने का मौका मिलता, और शायद उस 15 महीने के पूरे काम के आधार पर जब उपचुनाव हुए थे, जब सिंधिया अपने विधायकों के साथ बीजेपी चले गए थे, तो शायद कुछ नतीजे और होते, आपके मुफीद होते आपके लिए। मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन ये करना चाहूंगा आसिफ साहब, आप बहुत ही विद्वान जो है एंकर हैं। नहीं सर, आप जो है इस भाजपा के इस मजाक में आप क्यों शामिल हो रहे हैं? मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण जो है चर्चा करना चाहता हूँ। जितनी अभी यहाँ पर डिबेट हुई है, सारी बड़ी कंट्राडिक्टरी है। अभी शांत रहिए सिसोदिया जी, आपको मैंने बड़े सिसोदिया जी भूपेंद्र जी को बोलने दीजिए। इनको ये बहुत बेचैन हो जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक टाइम पे 2 प्रवक्ता एक साथ बोलेंगे, ये बात नहीं हो रही है। एक मिनट राजपाल जी, ध्यान रखिए आप। राजपाल जी प्लीज, राजपाल जी कैसे बोल सकते हैं? राजपाल जी रुकिए तो सही। कैसे बोल सकते हैं? पार्लियामेंट की कार्रवाई को आप बताइए तो। बता रहा हूँ मैं कैसे बोल सकते राजपाल जी, बता रहा हूँ मैं। हाँ भूपेंद्र जी बोले। आप खुद ही मजाक कर रहे हैं कि आप जो है 324 भी हटा देंगे, आप फलाना भी हटा देंगे, आप इतने संशोधन ले आएंगे, वोट है नहीं आपके पास। अभी 263 लाने में तो आपकी हवा बंद हो रही है और आप सब कर देंगे, और ये मजाक नहीं है तो क्या है? आज आपको 362 वोट चाहिए, कहां से लाएंगे? जरा उसका हिसाब गणित समझाइए आप इस प्रदेश की जनता को, देश की जनता को। बातें बड़ी बड़ी बातें, अभी चुप रहिए, बात सुनिए पहले आप। अच्छा भूपेंद्र जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विपक्ष के कुछ दलों का हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। डिबेट करने दें, आप मेरी बात कहने दें। राजपाल जी 1 मिनट रुकिए ना सर, राजपाल जी 1 मिनट। हाँ भूपेंद्र जी कंप्लीट करिए। कोई चीज की कोई इतना गंभीर विषय है, उसकी गंभीरता ही नहीं है। भाजपाई अंदाज में हर जगह कूद पड़ते हैं। आप बोलिए भूपेंद्र जी बोलिए। आज की स्थिति ये है, एक तो सरकार के पास जो है मत नहीं है, सरकार की परिस्थिति नहीं है इसको पास करवाने की। दूसरी जो है, सरकार डर के खुद ही कह रही है कि जेपीसी में चलो।
तीसरी चीज में आप अगला कंट्राडिक्शन ये है, अभी आप जो बात कर रहे थे हमारे इलेक्शन कमीशन के रिटायर्ड अधिकारी महोदय से, वो क्या कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ कम से कम मशीनें लानी पड़ेंगी, और जो है ये प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि साहब इससे जो है देश में बड़े संसाधनों का फायदा होगा, पैसे बचेंगे। जब 1.5 करोड़ नई मशीनें आएंगी तो पैसे बचेंगे कि पैसे लगेंगे, इसका जवाब जरा ये दे दें। क्या ये एक बार का इन्वेस्टमेंट नहीं है भूपेंद्र जी? एक मिनट जी। दूसरी जो हमारे देश के अमले की हैसियत है, आज बड़ी बड़ी बातें कर लो आप कि हम साहब एक साथ चुनाव कर लेंगे। 6 महीने चुनाव होते थे पहले, ये चुनाव कम से कम जो है साल भर होते रहेंगे। इसलिए होते, सरकार की ये हैसियत नहीं है कि एक साथ जो है छोटा सा राज्य अभी आपका, वहां भी 3-3, 4-4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र और जो है झारखंड और इनके सारे चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा लिए? अगर देश में आपने सारी चीज तय कर ली है, हमारे पास अमला है, मशीनरी है, विद्वत्ता है, हमारे लोग बड़े एफिशिएंट हैं, तो 4 राज्यों के एक साथ चुनाव करा लेते। वहां आपकी हवा निकल रही है, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, हमने 5 निष्ठाएं ले ली, 10 निष्ठा ले लो, उससे होता क्या है भाई? तुम जो है जो चीज जहां पर जो व्यवहारिकता की बात करिए, गंभीर विषय है, उसमें जो है कांग्रेस नहीं, ये भूपेंद्र जी ये मानना पड़ेगा, ये बड़ा दमदार सवाल पूछा है आपने कि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन एक राज्य में इतने चरणों में चुनाव क्यों? बताइए जरा राजपाल जी जल्दी से, कि आप अकेले महाराष्ट्र जैसे राज्य में इतने चरण में चुनाव क्यों? हर राज्य की अपनी व्यवस्थाएं होती है, अपनी भौगोलिक स्थितियां होती है, और उन सबको दृष्टिगत रखते हुए चुनाव होते हैं। अरे सर, तब भी तो हमारा महाराष्ट्र झारखंड वही रहेंगे। मेरा निवेदन तो सुन लें। चुनाव कोई भाजपा के कहने से या कांग्रेस के कहने से नहीं होते। चुनाव के लिए पूरा प्रबंधन चुनाव आयोग करता है, जो कि एक संसदीय संस्था है। उसके ऊपर इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कांग्रेस के लोगों को शोभा देता है। हम संविधान के प्रति जो है सच्ची कर्तव्य हमारा रहता है, हम रखते हैं, और संविधान के को अक्षर से पालन करते हैं। इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह उधर से भूपेंद्र जी बोलेंगे, इधर आप बोलेंगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं के शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजपाल जी, भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए बात बड़ी सीधी है, एक साथ पूरे देश में चुनाव सुनने में अच्छा जरूर लगता है। पहली दफा जो जहन में चीज आती है वो ये कि पैसा बचेगा। एक बार हो सकता है इन्वेस्टमेंट लगे बड़ा तगड़ा सा, लेकिन कितना प्रासंगिक या फिर कितना ये लागू हो पाएगा, कितना फिजिबल है, इसी पर हम ही चर्चा कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।